नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 5 बज चुके हैं और आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब हम करने जा रहे हैं न्यूज काउंटर पे। और न्यूज काउंटर की शुरुआत किस खबर से, वो जरा देखिए। आज संसद परिसर में जो हुआ वो बहुत ज्यादा दिलचस्प था, क्योंकि संसद में ये नया कलेश है और पप्पू यादव ने इस नए कलेश में साधु का भेष रखा था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर लिखे जा रहे सियासी ड्रामे की बात करने जा रहा है, जिसकी झलक आज संसद परिसर में नजर आई है, जिसके सेंटर स्टेज में है पप्पू यादव, लेकिन सपोर्टिंग रोल में पूरा विपक्ष और विपक्ष के कई बड़े चेहरे इसमें शामिल नजर आए। सबसे पहली तस्वीर आपके सामने है। पुजारी के भेष में नजर आ रहे हैं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जिनके हाथ में श्री राम की तस्वीर है, उनके सामने दान पेटी है और सांसद जी संसद के मकर द्वार पर बैठे हुए हैं। इरादा चढ़ावा चोरी पर अनोखे तरीके से विरोध जताना और सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट पैदा करना। अब पप्पू यादव के इस प्रदर्शन में विपक्ष कैसे शामिल हुआ, इसे भी अब इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पुजारी बने पप्पू यादव की दान पेटी में राहुल गांधी ने खुद जाकर चढ़ावा चढ़ाया, जिसके बाद पप्पू यादव ने दान पेटी को फौरन उठा लिया। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी कुछ देर बाद ऐसा ही किया। इस दौरान अगेन दोबारा से पप्पू यादव ने वही चढ़ावा अपने दान पेटी से निकालकर अपने जेब में रखने का नाटक किया। संदेश ये था कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी हुई, उसका रिफ्लेक्शन संसद तक दिखना चाहिए। कुछ सांसदों ने तो पुजारी पप्पू यादव के पैर भी छुए, लेकिन थोड़ी देर बाद चढ़ावा चोर के नारे लगाते हुए पुजारी पप्पू यादव को इन तमाम सांसदों ने घेर लिया, जिसके बाद वो चढ़ावे के साथ भागने का संसद परिसर में नाटक करते नजर आए। सांसदों ने उन्हें घेर कर पकड़ा और फिर क्या नारे लगाए, क्या कुछ हुआ संसद परिसर के मकर द्वार के सामने, वो जरा देखिए। हिसाब देना पड़ेगा। पकड़ा किसने आपको? साधु जी पकड़ा किसने? और आज इस प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, अवधेश प्रसाद, कांग्रेस से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े चेहरे वो अलग अलग पार्टियों के वहां पर मौजूद रहे। सवाल है कि क्या विपक्ष पेपर लीक के बाद अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सरकार की घेरेबंदी करने में जुट गया है? विपक्षी सांसदों का जमावड़ा और पप्पू यादव की वेशभूषा यही कहानी बयान कर रही है। आज तो पप्पू जी साधु सांसद पप्पू यादव एक संत के भेष में नजर आए और उसके बाद दान पेटी में चंदा इकट्ठा करते और उसके बाद इसी चंदे की चोरी करते हुए अपने जेब में रखते नजर आया। और इस नाट्य कार्यक्रम में तमाम सांसदों ने अपनी भूमिका यहां पर अदा की है। अब बिग वॉल पर इस नाटकीय प्रदर्शन से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आपको दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा वो तस्वीर लेकर आइए और फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं क्या क्या रहा। सबसे पहले देखिए, चंदा चोरी पर सरकार मौन क्यों है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और उसके बाद यहां पर आप बिग बॉल पर देखेंगे राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं, लाल टोपी में समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी बाकायदा यहां पर पप्पू यादव, जो कि एक पुजारी के भेष में है, उसको चंदा देते नजर आए हैं। जैसे ही चंदा वो देते हैं, इसके बाद पप्पू यादव उस दान पेटी को किनारे रखते हैं और उसमें से वो पैसा निकालकर अपनी जेब में रखने लगते हैं। इस तरह के 3 दान पेटियां नजर आई है राहुल गांधी को आप देख रहे हैं। इसके बाद जरा वो क्लिप दिखाइए जिसमें सारे नेताओं
कि चेहरे हम लोगों ने फोकस करके दिखाया कि विपक्ष के कौन कौन से बड़े चेहरे इस दौरान संसद के मकर द्वार पर मौजूद थे। अब एक और तस्वीर हम आपको इसी प्रदर्शन से जुड़ी हुई दिखाने जा रहे हैं। देखिए धर्मेंद्र यादव अब नजर आ रहे हैं आपको, पीछे अवधेश प्रसाद नजर आ रहे हैं। एक एक करके सांसद आते हैं, दान पेटी में पैसा डालते हैं और इस पैसे को पप्पू यादव निकालकर अपने जेब में भरने लगते हैं। और एक मौका ऐसा आया जब इस पैसे को लेकर वो भागते नजर आए और ये तमाम सांसद घेर कर नारेबाजी करते नजर आए हैं। और ये पूरा आप संसद परिसर की तस्वीर देख रहे हैं, ये छीना झपटी देख रहे हैं। और आज भी इसी तरह के हंगामे के चलते संसद ज्यादा समय तक स्थगित रही, लेकिन पप्पू यादव के पुजारी वाले भेष में संसद परिसर पहुंचते ही हर किसी का ध्यान उनकी तरफ चला गया कि अचानक उन्होंने अपनी वेशभूषा कैसे चेंज कर ली। ऐसे में जब उनकी इस वेशभूषा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले वो आप सुनिए। आपको वो बात सुनाएंगे, लेकिन संसद के बाहर पप्पू यादव के पुजारी बनकर आने पर क्या हुआ हमने आपको दिखाया। लेकिन विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर संसद के अंदर स्पीकर ओम बिरला ने भी चेतावनी दी है। क्या कुछ कहा गया है, पहले वो सुनिए, उसके बाद पप्पू यादव का बयान सुनाएंगे। कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। अब संसद में चढ़ावा चोरी को आज विपक्ष की ओर से जिस अंदाज में उठाया गया, उसके बाद इस मुद्दे से जुड़ी एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, जिसके मुताबिक प्रदर्शन के तरीकों और नियम पर मजबूती से अब पालन करने का निर्देश यहां पर स्पीकर के द्वारा दिया गया है। जरा क्लोज फ्रेम में आइए। और इसके अलावा मकर द्वार पर प्रदर्शन को लेकर पुरानी जो गाइडलाइन है वो सख्ती से उसका पालन किया जा रहा है। और इसके अलावा लोकसभा स्पीकर ने प्रदर्शन के तरीके पर आपत्ति जताई है और यह कहा है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। संसद के अंदर, परिसर के अंदर संसद को मर्यादित तरीके से पेश आना होगा। तो अब आपको सुनाते हैं कि विपक्ष के इस चढ़ावा चोरी से जुड़े सियासी ड्रामे पर विपक्षी सांसदों ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए जरा। जो आपने सांसदों का स्वरूप देखा आज, ये एक तरह की जो अयोध्या की घटनाएं हैं, जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाने गए उनको रसीदें नहीं दी गई, दान पात्र में जाने से पहले जेबों में भर ली गई, जहां गिनती होती थी पैसे की वहां से सीसीटीवी ने कुछ ही दिनों के अंदर 70 वीडियो पकड़े और पुराने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। ये तो एक सिंबॉलिक हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से, जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है तब से डकैती पड़ रही है। और तभी से नहीं पड़ रही है, जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है। अब न्यूज काउंटर में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगली खबर आपको दिखाने जा रहा है और बात करने जा रहे हैं सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान जख्मी हुए उन पुलिसकर्मियों के परिवारों की, जो आज जंतर मंतर बार आकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक पुलिसकर्मी की परिवार होने के नाते क्या दर्द उन्होंने झेला है, उस दर्द को यहां पर बयान किया गया है। 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों के परिजन आज मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने खुलकर अपनी आप बीती बताई। पुलिसकर्मियों की फैमिली ने बताया कि यूनिफॉर्म के पीछे भी सिर्फ पुलिसकर्मी नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे मां होती है, बच्चे होते हैं, पिता होता है और ये तमाम लोग उनका घर पर इंतजार करते हैं। वो रात में सकुशल घर आ जाएं, इसकी कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान गलत नैरेटिव गढ़ा गया, पुलिस वालों को क्रिमिनल बताया गया, विलन के तरीके पे पेश किया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना और इसका पालन करवाना पुलिस का कर्तव्य होता है।
एक यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ एक पुलिस कर्मी नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार जो देर रात तक वेट करता है कि वो सकुशल घर लौट आए। अब दिल्ली पुलिस के एक एएसआई की बेटी की आप बीती आप सुन रहे थे और सुनाने जा रहे हैं आपको, जो ये बता रही हैं कि 20 जुलाई को आखिरकार क्या हुआ था। एक और बेटी का बयान सुनिए। मेरे बाबा पुलिस में आने से पहले मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरीन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। आप दिल्ली पुलिस के एक और एसीपी के बेटे की बात आपको सुना रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि 20 जुलाई को आखिरकार क्या हुआ था। जब उनके पिता घर पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ देखा। जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में, एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वाज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। और अब न्यूज काउंटर में खबर को बदलने जा रहे हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की देवरिया की। सीएम सिटी से 40 किलोमीटर दूर का एक शहर जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटाने को लेकर कल भीषण बवाल हुआ है। गांव वालों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, महिलाएं भी ईंटें फेंककर पुलिसकर्मियों को मारने लगी। इससे भगदड़ मच गई और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप टेलीविजन पर देख रहे हैं, ये वही देवरिया के बवाल की है। भगदड़ मच गई, इतनी पत्थरबाजी होने लगी कि पुलिसकर्मियों को पीछे हटना पड़ा। पुलिस वाले अपना सिर बचाते हुए किसी तरह से मौके से भागना पड़ा उन्हें। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात बिगड़ते देख आसपास के थानों से और भी ज्यादा पुलिस फोर्स मंगवाई गई। प्रदर्शनकारियों को शांत कराया गया। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। अब देवरिया की ये जो तस्वीरें आई हैं, इनको बिग बॉल पर लेकर दिखाता हूं और बताता हूं कि आखिरकार देवरिया में अचानक व्यवस्था भंग क्यों हो गई। जनता और स्पेशली गांव के लोग जो सीधे साधे होते हैं, वो कानून का पालन क्यों नहीं कर रहे थे। किस तरीके से यहां पर आप देखेंगे, जरा ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से ये पूरे गांव वाले इधर से लेकर उस तरफ तक आप देखिए, चारों तरफ आपको लोग नजर आएंगे। इस लाल घेरे में देखिए, ये वो तमाम ग्रामीण हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हटाने को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे कि मूर्ति ना हटाई जाए। कानून व्यवस्था का पालन कराने के लिए मौके पर ये पुलिसकर्मी पहुंचे, लेकिन कैसे पत्थर खाना पड़ रहा है। और बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, महिलाएं हो, हर किसी के हाथ में पत्थर है और वो पत्थर पुलिस की तरफ आ रहा है। देवरिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर क्या विवाद हुआ और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प क्यों हुई, अब आपको वो डिटेल समझाने जा रहे हैं। बिग बॉल पर कुछ ग्राफिक्स और कुछ डिटेल्स आखिरकार देवरिया में क्यों हुई है, पुलिस और ग्रामीणों की झड़प, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था ग्राम समाज की जमीन पर। इस प्रतिमा को बिना पुलिस और प्रशासन की अनुमति के स्थापित किया गया। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर जायजा लेने पहुंची। पुलिस को देखकर गांव वालों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। राजस्व विभाग की टीम ने प्रतिमा को हटाने की कोशिश की और इसी बात पर ये तमाम ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीण और पुलिस के बीच जमकर पथराव हुआ। पथराव में 7 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं और बाद में आसपास के थानों से और भी ज्यादा फोर्स बुलाई गई और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस प्रतिमा को हटाया गया है, क्योंकि यह नियम कहता है कि प्रतिमा को स्थापित करने से पहले आपको पुलिस से लेकर प्रशासन से अनुमति लेनी होगी और बिना अनुमति की अगर कोई प्रतिमा स्थापित की गई है तो उसको हटाना अनिवार्य है। प्रतिमा के लिए बनाए गए चबूतरे को भी हटा दिया गया और क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मसले पर प्रशासन की तरफ से, वो बयान सुनवाते हैं आपको। मान्य तरीके से अंबेडकर जी का मूर्ति उक्त स्थान से हटाया गया है। जिन लोग
पत्थरबाजी किया है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएंगे। साथ साथ विभागीय जो भी कमी हुआ है इसके जांच करके जो दोषी कर्मचारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। तो चलिए देवरिया की इस खबर से बाहर निकलते हैं। अब आपको न्यूज काउंटर में खबर को बदलते हुए दिखाते हैं और अब वक्त है उस खबर को दिखाने का जो खाकी वर्दी वालों पर सवाल खड़े करता है, जिसकी जिम्मेदारी कानून की रक्षा करना है, लेकिन वो अपने फर्ज को निभाने की बजाय अपनी प्रशंसा करने के लिए झूठी कहानियां गढ़ने लग गई है। जिक्र मध्य प्रदेश के इंदौर में हीरानगर पुलिस का है, जिसकी कार्यशैली अब सवालों के घेरे में है। ये तस्वीरें देखिए, फिर मैं इन तस्वीरों को एलिबरेट करूंगा। पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया था और कार्रवाई के दौरान आरोपियों के हाथ पैर तोड़ने का दावा किया गया था। उन्हें घायल हालात में जिला जेल ले जाया गया, जहां आरोपियों को पुलिसकर्मियों के सहारे चलते दिखाया गया। यह दिखाया गया कि पुलिस ने बड़ी जिम्मेदारी से काम किया और इतना सबक सिखाया कि अब ये भविष्य में कभी अपराध नहीं करेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, हाथों में प्लास्टर है, लंगड़ाते हुए आरोपी हैं, ये सब कुछ झूठ का पुलिंदा है। असलियत मैं आपको बताने जा रहा हूं। बाद में जो दिख रहा है वो कहानी बहुत ज्यादा अलग है। उस कहानी को बिग वॉल पर मैं दिखाऊंगा आपको और इस तस्वीरों को लेकर मैं चलता हूं बिग वॉल पर और पूरी कहानी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो लंगड़ाते हुए दोनों हाथ तुड़वा कर सड़क पर भागते नजर आ रहे हैं, दरअसल वो कहानी का एक पहलू है। दूसरा पहलू जब आप जानेंगे तो पुलिस को लेकर आपके मन में जो उनकी कार्यशैली और उनकी छवि को लेकर परसेप्शन बना हुआ है वो शायद चेंज हो और मध्य प्रदेश पुलिस को, स्पेशली इंदौर पुलिस को, इस पर काम करने की जरूरत है। सबसे पहली तस्वीर देखिए, ये मारपीट के दो आरोपी हैं जिनके हाथों में प्लास्टर लगा हुआ है। जरा क्लोज फ्रेम आइए। अब ये हाथों में प्लास्टर है और इनकी चाल देख रहे हैं, दोनों लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। तीनों, मतलब दो के हाथ में प्लास्टर है और दोनों लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। पुलिस ने घेरा बनाया हुआ है और बाकायदा रैंप वॉक इसलिए कराई गई है, क्यों कराया गया है, ताकि ये पता चले कि इंदौर पुलिस बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करती है, कैसे अपराधियों को पकड़ती है, हाथ पैर तोड़कर उनको सबक सिखाती है कि कानून जो सजा देगा वो देगा, लेकिन उससे पहले हम भी आपको सजा दे सकते हैं। लेकिन ये कहानी का एक पहलू है। अब दूसरा पहलू जरा इस तरफ लेकर आते हैं। जरा ये वाला फ्रेम आपको दिखाता हूं। अब देखिए, जो प्लास्टर इस तरह से हाथों में लेकर वो लंगड़ाते हुए चल रहे थे, वो नकली प्लास्टर था, पुलिस ने लगवाया था और लंगड़ाने का वो ड्रामा कर रहे थे। और इस फ्रेम में आप देखेंगे कि वो आरोपी पुलिस की मौजूदगी में वो प्लास्टर खोलते नजर आ रहे हैं, खुद अपने हाथ से प्लास्टर खोलते हैं, उसको फेंकते हैं और फिर बड़े शान से बिना लंगड़ाए सीधा जेल परिसर में अंदर पहुंच जाते हैं। ये कार्यशैली और ये तस्वीरें इंदौर पुलिस कैसे काम करती है उसको बेनकाब करती नजर आ रही है। और ये खुला हुआ प्लास्टर भी बता रहा है कि आरोपियों के साथ पुलिस की मिलीभगत कैसे है। अब इसके लिए पुलिसकर्मी ने क्या सौदा किया है, क्या आरोप लगेंगे, क्या कहा जाए, इसको लेकर यह जांच का विषय है। लेकिन पुलिस की कार्यशैली फिलहाल सवालों के घेरे में है। अब पुलिस प्रशासन के पास जब वीडियो पहुंचा तो मामले में संज्ञान लिया गया और जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए गए। इस तरह का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि इसको वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया है, इसको जांच में ले लिया गया और जांच में आई तथ्यों के आधार पर अगर किसी पुलिसकर्मी की कोई गलती होगी तो इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब यूपी का चर्चित वो केस दिखाने जा रहे हैं, न्यूज काउंटर पर खबर को बदलने जा रहे हैं। इंदौर के बाद अब उत्तर प्रदेश लेकर चलता हूं और कोडीन कफ सिरफ के अवैध कारोबार और तस्करी के खिलाफ उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक एक्शन जारी है। शहर शहर छापा मारा जा रहा है और कोडीन माफियाओं पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। अब लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने, एजेंसियों ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। कहीं लाखों का नशीला पदार्थ मिला तो कहीं टैबलेट और कोडीन सिरप बरामद हुई है। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये 4 तस्वीरें, अभियुक्तों की गिरफ्तारी, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी, छापेमारी और बरामदगी, सारी चीजें आपके सामने हैं। यूपी में चंदौली, कानपुर, प्रतापगढ़, बिहार की राजधानी पटना में किस तरीके से एक्शन लिया गया उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अब सबसे पहले यूपी के प्रतापगढ़ की तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जरा दिखाइए और कोडीन सरगना के खिलाफ यहां पर एक्शन लिया गया है।
पुलिस सर्विलांस और स्पेशल टीम के एक्शन में आयुष सिंह की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि इस अभियुक्त से जुड़ा गिरोह कोडीन वाले कफ सिरप का अवैध भंडारण कर रहा था। यह तब है जब एसटीएफ जांच कर रही है, सीयूपी सीएम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई है और सरगना इस पूरे मामले में फरार बताया जा रहा है। अब एक तरफ जहां कोडीन माफिया के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, वहां इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक अलग खबर इसी खबर से जुड़ी हुई सामने आई है, जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। जिसने भी यह खबर सुनी है वह हैरान रह गया। आप तस्वीरें इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट की देख रहे हैं। एक ऐसा केस जिसके तार भारत से लेकर बांग्लादेश तक और यूएई तक जुड़े हुए हैं, जिसका नेटवर्क 100-200 करोड़ नहीं बल्कि 1000 करोड़ तक बताया जा रहा है। जिस केस का मुख्य अभियुक्त अब तक फरार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यूपी पुलिस और एसटीएफ अब तक उसे ढूंढ रही है। उस केस की सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ है जिसने सबको हैरान कर दिया। हम बात करने जा रहे हैं कोडीन सिरप केस की, जिसकी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही थी और फैसला आने वाला है इसमें। लेकिन फैसला आने से पहले ही जस्टिस कृष्ण मोहन ने इस पूरे मामले से, इस सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने भोला प्रसाद की जमानत याचिका समेत 80 याचिकाओं को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। भोला प्रसाद कोडीन कफ सिरप गैंग के सरगना शुभम जायसवाल, जो कि अब तक फरार है। शुभम जायसवाल फरार है और उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। उसके पिता से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला था। अब देखिए जस्टिस कृष्ण पहल ने क्या कुछ कहा है, क्यों उन्हें केस छोड़ना पड़ा और जमानत समेत तमाम याचिकाएं क्यों उन्होंने चीफ जस्टिस तक रेफर कर दिया। अब जमानत के लिए यह कहा गया है कि जज तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई है, उनको अप्रोच किया जा रहा था और ऐसे प्रयास न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सीधा हमला है। इन्हें किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता और यह न्यायपालिका के इतिहास का काला दिन है। ये तमाम चीजें ये जस्टिस इन्होंने मेंशन किया है। जस्टिस कृष्ण बहल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं और वो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे। लेकिन जब गैर कानूनी तरीके से उनको अप्रोच करने की कोशिश की तो आहत होकर उन्होंने इस पूरे मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अब देखिए जस्टिस कृष्ण पहल को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा, उन्होंने क्यों खुद को केस से अलग किया, उसकी डिटेल में आपको एक एक जो पॉइंट्स हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ। जमानत पर सुनवाई से पहले जज ने खुद को अलग कर लिया। अभियुक्त की ओर से जज के संपर्क करने की कोशिश, अप्रोच करने की कोशिश हुई है। हाईकोर्ट ने कहा कि न्याय होते हुए सिर्फ न्याय होना नहीं चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि यह इतिहास के लिए काला दिन है। नजरअंदाज किया तो फिर लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर कमजोर होगा और फैसला किसी के पक्ष में आता है तो निष्पक्षता पर फिर संदेह होगा। और यह जानना आपके लिए जरूरी है कि कोडीन कफ सिरप है क्या और इससे जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां भी आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। सबसे पहले जानिए कि कोडीन सिरप केस क्या है, क्योंकि यह मामला लगभग 6 महीने पुराना है और शायद आपके जहन से उतरता नजर आए, इसलिए इसका बैकग्राउंडर मेरे प्रोड्यूसर साजिद ने तैयार किया है। देखिए यह मामला क्या था। अवैध नशीली दवाओं की तस्करी का घोटाले का यह पूरा मामला था। कोडीन युक्त कफ सिरप जो कि प्रोहिबिटेड है, उसके अवैध खरीद और बिक्री का मामला है। सिंडिकेट के जरिए बिना अनुमति देश के कई राज्यों में और तो और बांग्लादेश और यूएई तक इसके सिंडिकेट के तार जुड़े होने की खबर है। 15 नवंबर 2025 को इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। केस में कुल 79 मामले दर्ज हैं और इसमें 225 आरोपियों को नामजद मेंशन किया गया है, जिसमें से 78 गिरफ्तार हो गए हैं जबकि 134 फर्मों पर छापेमारी हुई है। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अब तक इस पूरे मामले में फरार बताया जा रहा है। अब देखिए न्यूज काउंटर में आगे बढ़ते हैं और खबर को बदलने जा रहे हैं। बात अलग अलग राज्यों में जो जल विस्फोट हो रहा है उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितने हजार लोग प्रभावित हो रहे हैं और कौन कौन से राज्य सीधे प्रभावित हैं, जरा उसकी खबर बताता हूं आपको। पहाड़ से लेकर मैदान तक जिसका रौद्र रूप दिखाई दे रहा है, आधे भारत से जल प्रलय से जुड़ी हुई कई परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है जिससे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो कहीं भूस्खलन के चलते तबाही का मंजर है। कहीं बादल फटे हैं तो कहीं कुदरत के इस क्रोध की चपेट में आकर कई लोगों के मौत की खबर है।
अब मैदान से लेकर पहाड़ तक बादलों का रौद्रकाल नजर आ रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से सामने आई है एक ऐसी ही तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब देखिए इस तस्वीर में कुछ ही समय में लैंडस्लाइड के चलते पहाड़ आफत बनकर बरसने लगे। अब महज 3 सेकंड में ही यह विशाल पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। देखते ही देखते पहाड़ से आए मलबे और पत्थरों से सड़क पूरी की पूरी भर गई। लैंडस्लाइड के दौरान आ रही इस आवाज को भी सुनिएगा और इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कुदरत का यह कहर कितना ज्यादा खतरनाक है। अब तस्वीर उत्तरकाशी के संग्राली मही डांड मोटर मार्ग की है, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद यह लैंडस्लाइड हुआ है, जिस वजह से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। सड़कें बंद होने से कई गाड़ियां रास्ते में फंस गईं। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड के चलते जनहानि नहीं हुई है। तो एक तरफ लैंडस्लाइड है और दूसरी तरफ लगातार खतरे की घंटी बज रही है। तस्वीर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की है, जहां पर अलकनंदा नदी उफान पर है। खतरे के निशान से नदी बह रही है और अलकनंदा के किनारे बने सभी घाट इस समय जलमग्न हैं। ऐसे में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। खराब मौसम को देखते हुए स्कूलों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो गनीमत यह रही कि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूस्खलन से भारी तबाही आई है। तस्वीरें देखिए किस तरह से लैंडस्लाइड से घोलती में भारी नुकसान हुआ है। पहाड़ के पत्थर यहां पर मौजूद लोगों के घरों पर आकर गिर गया और किसी का आशियाना पूरी तरह से इसमें बर्बाद हो गया। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त घर के सभी सदस्य बाहर थे, इससे बड़ा हादसा टल गया। लेकिन इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। रात को 12 बजे के टाइम की बात है जी। इतनी जोर से धमाका हुआ, सभी लोग गांव वाले हम जाके पता नहीं क्या हुआ है, तो देखा जी इसका घर जो था वो इसके ऊपर इतना बड़ा पत्थर आया जिससे घर पूरा डैमेज हो चुका है जी। अब मौसम की मार का असर अब जम्मू कश्मीर में जारी अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ा है। पवित्र अमरनाथ जी की यात्रा को आज अस्थायी रूप से फिलहाल स्थगित किया गया है। वजह आपके सामने है। बालटाल मार्ग पर लगातार हो रही बारिश के बाद पवित्र अमरनाथ गुफा और उसके आसपास फ्लड जैसे माहौल बन गए हैं और हालात गंभीर होते जा रहे हैं, जिससे यात्रियों में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कहीं लैंडस्लाइड है तो कहीं भूस्खलन है, चलते तबाह होते घर हैं और जम्मू कश्मीर में इसके बाद कुदरत का रौद्र रूप दिखाई पड़ रहा है। पानी आ गया, लंगर जोड़ के भागो। अरे पानी आ गया। अब अगली तस्वीर कश्मीर के सोपोर की दिखाने जा रहे हैं आपको, जहां बादल फटने से हालात बेकाबू हो गए। अचानक आई बाढ़ और लगातार हो रही बारिश के बीच क्या हुआ वो तस्वीर आपके सामने है। पानी का स्तर तेजी से बढ़ने पर लोगों में दहशत है। यहां मौजूद घरों पर भी खतरा बना हुआ है। ऐसे में स्थानीय लोगों की तरफ से प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई है। अब पहाड़ पर मौसम के रुद्र रूप ने कैसे आपको सामने आफत बरपाई है वो तस्वीरें आपने देखी। अब आपको पूर्वोत्तर भारत में ही मौसम के सितम की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये बारिश और बाढ़ से मुसीबत में डूबा असम है, जहां लोगों के घर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। सैलाब की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर है। पूरे 2 लाख लोगों पर कुदरत के क्रोध का असर पड़ा है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 80 को पार कर चुकी है। तो पहाड़ के बाद अब मैदान का रुख करने जा रहे हैं और महाराष्ट्र की तस्वीर दिखाना आपको बहुत महत्वपूर्ण है, जहां बाढ़ और बारिश ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। सबसे पहले जलगांव की तस्वीर देखिए। 24 घंटे में जलगांव जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है। हालात ये हैं कि चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। देखिए पूरा इलाका, पूरा रिहायशी इलाका कैसे पानी से सराबोर हो गया है। घर हो, गाड़ियां हो, सब ने जल समाधि ले ली है। और ये तस्वीर देखिए, पूरे मंदिर को पानी ने चारों तरफ से घेर लिया। आधा मंदिर डूब भी गया है और घरों में पानी घुस गया है। लोग इसी पानी में आने जाने के लिए मजबूर हैं और गाड़ियां भी इस पानी में बहती नजर आई, रस्सी का सहारा लेकर चलने के लिए मजबूर है।
अब इसके बाद आपको महाराष्ट्र के बुल्ढाना की हाल दिखाते हैं। यहां भी लगातार 24 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस वजह से नदियां उफान पर हैं। कई गांवों में पानी घरों के अंदर घुस गया है। तस्वीर दूर तक है, जहां तक नजर आए सिर्फ पानी ही पानी, सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थानीय लोगों को कितनी बड़ी मुसीबत का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। और एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई है, बहुत बड़ी खबर। ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है कोर्ट ने। ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। 2020 दिल्ली हिंसा मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। आईबी के अफसर, इस पूरे मामले में उनकी हत्या हुई थी और उनकी हत्या का दोषी कोर्ट ने ताहिर हुसैन को करार दिया था और आज उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और ताहिर हुसैन इस पूरे मामले में आरोपी था, पहले उसे दोषी करार दिया गया और उसके बाद आज मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तमाम आरोपियों को, इसमें 5 दोषी जिसमें ताहिर हुसैन भी शामिल है, नाजिम, कासिम, अनस, जावेद को और ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस पूरे मामले में आईबी के अधिकारी, दिल्ली हिंसा के दौरान उनकी जघन्य हत्या कर दी गई थी और ये तमाम लोग आरोपी थे। मामले में पुलिस ने जांच की और ये कोर्ट ने पाया कि अंकित शर्मा के हत्यारे यही लोग थे। तो इस खबर के साथ ये कहना होगा कि न्यूज काउंटर में आज सिर्फ इतना ही। अब सोमवार को ठीक इसी वक्त हमारा दिन भर की खबरों से होगा एनकाउंटर। तब तक आप देखते रहिए न्यूज काउंटर। धन्यवाद, नमस्कार।